सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का 7वां अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा का तीसरा भाग देखेंगे। इससे पहले हम 2 भाग देख चुके हैं। इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत खतरा किसको है और खतरे का स्रोत क्या है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस खतरे से कैसे सुरक्षा किया जाए। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके देखे थे तो उसमें बल प्रयोग और निरस्त्रीकरण, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन करना, ये सब तरीके थे। लेकिन जो अपारंपरिक तरीके हैं वो कहते हैं कि जो ये सुरक्षा के तरीके होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सहयोग मूलक सुरक्षा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिएगा सुरक्षा पर मंडराते इन जो अनेक पारंपरिक खतरे हैं उससे निपटने के लिए सैन्य संघर्ष से हम नहीं निपट सकते हैं, बल्कि आपसी सहयोग से ही इससे निपटा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आतंकवाद है या फिर मानवाधिकार की बहाली की बात है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सैन्य बल से हम काम ले सकते हैं। लेकिन अब गरीबी मिटाने की बात हुई, अप्रवासियों और शरणार्थियों की समस्या को समाप्त करने की बात हुई या फिर महामारी के नियंत्रण करने की बात हुई, तो इन सब चीज़ों में बिना देश के आपसी सहयोग के इन खतरों से निपटना संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो सुरक्षा के जो अपारंपरिक तरीके हैं उसमें सहयोग मूलक सुरक्षा पर बल दिया जाता है। अब सहयोग मूलक सुरक्षा में देखिएगा कि ये कहते हैं कि ज़्यादा प्रभावी क्या होगा सहयोग मूलक सुरक्षा में कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रणनीति तैयार किया जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया जाए जिससे कि ये जो है नए नए खतरे हैं उनसे मुकाबला किया जा सके। अब ये सहयोग कैसा होना चाहिए? तो सहयोग द्विपक्षीय भी होना चाहिए। द्विपक्षीय कहने का मतलब है कि सहयोग 2 देशों के बीच भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है। क्षेत्रीय कहने का मतलब है जैसे साउथ एशिया है या दक्षिण पूर्व एशिया है या पूर्वी यूरोप है या पश्चिमी यूरोप है। तो इस तरह से कुछ क्षेत्रीय चीज़ जो ये हैं वो क्षेत्रीय स्तर के देश भी आपस में सहयोग करके और इस खतरे से निपट सकते हैं। ये जो सहयोग है महादेशीय भी हो सकता है। महादेशीय का मतलब है कि जैसे पूरे एशिया के देश मिलकर के इस खतरों से निपटने के लिए सहयोग करें, या फिर पूरे यूरोप के देश मिलकर के सहयोग करें, यानी महादेश के स्तर पर, यानी कि अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये लोग अपना आपस में जो इसके देश हैं वो आपस में सहयोग करके इन खतरों से निपट सकता है। या फिर वैश्विक स्तर का सहयोग हो सकता है। वैश्विक स्तर में यह है कि विश्व के सभी देश आपस में सहयोग करके इन खतरों से निपट सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि इस सहयोग मूलक सुरक्षा में एक तो देश तो आपस में सहयोग कर ही रहे हैं, उसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं भी जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया। अभी भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कोरोना बीमारी से लड़ने में सभी देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे खतरों से निपटने में सहयोग उत्पन्न कर सकता है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। साथ में कुछ स्वयंसेवी संगठन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, या कई सारे धार्मिक संगठन है, मजदूर संगठन है, तो ये सब भी इस सहयोग में बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ व्यावसायिक संगठन है या निगम है या जानी मानी हस्तियां हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला हैं, ये सहयोग को उत्पन्न कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि मदर टेरेसा हैं, इस तरह से कुछ जानी मानी हस्तियां हैं, जैसे अभी वर्तमान में इंडिया में सचिन तेंदुलकर हैं। तो इस तरह की जानी मानी हस्तियां भी इस तरह के सहयोग मूलक सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं और इस खतरों से निपटने में सहयोग दे सकते हैं। अब हम सहयोग मूलक सुरक्षा में एक चीज़ और देखते हैं कि सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कहाँ किया जा सकता है? सब जगह बल प्रयोग का इसमें ज़रूरत नहीं है। बल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कहाँ किया जा सकता है? वहाँ किया जा सकता है जहाँ पर कि कोई देश अपनी जनता को ही मार रहा हो, या फिर गरीबी, महामारी या कोई प्राकृतिक घटना हो गया हो और वो अपनी जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रहा हो वहाँ की सरकार। तो ऐसी स्थिति में उस सरकार के विरुद्ध बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन बल प्रयोग सुरक्षा की जो अपारंपरिक अवधारणा है वो यह जोड़ देता है कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से होना चाहिए, यानी सभी देश
इस चीज़ की स्वीकृति दे कि हाँ इस देश के विरुद्ध बल प्रयोग करना उचित होगा। साथ ही जो बल प्रयोग किया जाएगा वो सामूहिक रूप से किया जाएगा, यानी सभी मिलकर करेंगे, न कि कोई एक देश ही इसका जिम्मा ले ले कि नहीं मैं ही बल प्रयोग करूंगा और वो किसी अन्य संस्थाओं की या किसी अन्य देशों की कोई भी बात की परवाह न करे। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से बल प्रयोग करके इस चीज़ से निपटा जा सकता है। क्योंकि अपारंपरिक अवधारणा में जो भी आप देखेंगे कि सहयोग मूलक सुरक्षा पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है और बल प्रयोग पर कम से कम ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ क्या है। आप देखिएगा कि भारत में जो है पहले तो हम देखते हैं कि खतरे का स्रोत क्या है। तो भारत में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरे का सामना करना पड़ता है। अतः ये जो है अपनी सुरक्षा की जो रणनीति अपनाता है उसमें ये इन दोनों तरह की रणनीतियों को शामिल करता है, पारंपरिक रणनीति भी और अपारंपरिक रणनीति भी। तो इसमें देखेंगे कि भारत की सुरक्षा की जो नीति है उसके 4 बड़े घटक हैं, 4 घटक हैं जिसके आधार पर भारत अपनी सुरक्षा की रणनीति को आगे बढ़ाता है। उसमें सबसे पहला घटक जो है वो हम देखते हैं सैन्य क्षमता को मजबूत करना। आप देखेंगे कि भारत जो है वो अभी तक 4 युद्ध तो पाकिस्तान से लड़ चुका है और 1 युद्ध चीन से लड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत को जो है अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके पड़ोस में ही 2 देश से जिनका युद्ध कई बार हो चुका है। उसके अलावा देखेंगे कि इसके लिए इन्होंने परमाणु बम तक का परीक्षण किया है ताकि यह अपने सैन्य क्षमता को मजबूत कर सके। दूसरा जो इनका सुरक्षा की रणनीति है वो है कि अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और नियमों को मजबूत करना। यानी कि भारत को देखिएगा आप हमेशा से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ है या आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के संस्थाओं को ये हमेशा सपोर्ट करता है कि ये मजबूत रहें और इनके नियम कानून जो हैं उनके अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार होता है वो हो, ताकि कि सभी देश सहयोग कर सके, किसी देश के बीच में युद्ध न हो। तो युद्ध न हो इसके लिए ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को सपोर्ट करता है। तीसरा जो भारत की रणनीति है वो है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। आप देखेंगे कि भारत में कई सारे अंदरूनी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे आप देखे होंगे कि नागालैंड है, मिजोरम है, पंजाब है, कश्मीर है, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि उग्रवादी समूह जो है समय समय पर सुरक्षा को जो चुनौती देते रहे हैं। इसके साथ साथ नक्सलवादी आंदोलन है, ये भी भारत के अंदरूनी सुरक्षा समस्या के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से या इन सब खतरों की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत जो है अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं की भी से निपटने की भी तैयारी करता है। साथ में चौथा जो है और सबसे महत्वपूर्ण ये जो इसकी रणनीति है वो है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित किया जाए कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। यानी कि गरीबी को जितना हो सके उतना कम से कम किया जाए। और दूसरा चीज़ है कि नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को कम से कम किया जा सके, यानी कि आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। जैसे कि सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके थे, शुरुआत में हमने देखा था कि अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। तो यहाँ पर ये जो है चौथा पॉइंट जो है ये एक तरह से अभाव से मुक्ति की बात की जाती है कि जनता को कोई अभाव न रहे, लोगों के पास कोई अभाव न रहे। वहीं दूसरा जो है ये जो पहला पॉइंट है या ये जो तीसरा पॉइंट है ये देखेंगे, या दूसरा पॉइंट भी एक तरह से देखिए तो ये जो है ये भय से मुक्ति का रणनीति है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत भी अपने दोनों तरीके से, पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरीके से सुरक्षा की रणनीति अपना रहा है। तो इस प्रकार हमने आज 7वां चैप्टर देख लिया। अब इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।